दोस्तों, भारत समंदर में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एक तरफ जहां नई पनडुब्बियों को बनाने की कवायद में लगा है, यहां तक कि परमाणु पनडुब्बी पर विचार किया जा रहा है, वहीं पहले से मौजूद सबमरीन्स को खतरनाक ताकतों से लैस कर रहा है, जिससे समंदर में किसी भी चुनौती से निपटा जा सके। अपनी किलो क्लास सबमरीन्स को बेहद ताकतवर बनाने के लिए भारत इसे USH-US2 सोनार से लैस कर रहा है, जिसके बाद समंदर के अंदर मौजूद किसी भी खतरे को पहचानने और उसे तबाह करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सोनार अत्याधुनिक ताकत से लैस किया गया है। इस ताकत से लैस होने के बाद भारतीय किलो क्लास सबमरीन्स की ताकत में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। सोनार किस तरह से काम करता है, नया अपडेशन नेवी के लिए कितना खास है, इस बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और आगे बढ़ने से पहले भारतीय नौसेना के समर्थन में इसे लाइक जरूर करें। पानी के अंदर सोनार सबमरीन्स के लिए होते हैं बेहद खास। इनकी वजह से किसी भी खतरे को पहचानने में मिलती है मदद। किलो क्लास सबमरीन्स के लिए DRDO ने बनाया USH-US2। दोस्तों, मौजूदा वक्त में 9 में से 5 किलो क्लास सबमरीन USH-US सोनार से लैस हैं। इनमें से 2 रिटायर या ट्रांसफर हो चुकी हैं। अब नौसेना की इन्हीं सबमरीन्स के सोनार को USH-US2 सोनार से अपग्रेड किया जाएगा, जो पहले वर्जन से बेहद ताकतवर है और इनकी खतरों को डिटेक्ट करने की ताकत को बढ़ाएगा, जिससे आसानी से इन खतरों को न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। इस सोनार के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो दोस्तों, सोनार का मतलब है साउंड नेविगेशन रेंजिंग। सोनार डिवाइस पानी की मदद से ध्वनि तरंगों को भेजता है। जब ये तरंग मछली, वनस्पति या किसी चीज से टकराते हैं तो वे सतह पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। सोनार डिवाइस ये मेजर करता है कि ध्वनि तरंग को नीचे जाने, किसी वस्तु से टकराने और फिर वापस ऊपर आने में कितना वक्त लगता है। यह वही इकोलोकेशन सिस्टम है जिसका इस्तेमाल चमगादड़ और डॉल्फिन करते हैं। ये इंफॉर्मेशन डिवाइस को उस चीज की गहराई का अंदाजा लगाने में मदद करती है। यह लौटने वाली तरंगों की बीट भी मेजर करता है। कोई चीज जितनी कठोर होगी, लौटने वाली बिट या स्पंदन उतना ही मजबूत होगा। एक बार लौटने वाला स्पंदन मिलने के बाद दूसरा भेजा जाता है। वहीं ध्वनि तरंगें पानी में लगभग 1 मील प्रति सेकंड की स्पीड से यात्रा करती हैं। इसलिए सोनार प्रति सेकंड कई स्पंदन भेज सकते हैं। लौटने वाले ध्वनि स्पंदनों को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और फिर दिखाया जाता है। स्क्रीन पर जो कुछ दिखता है वह सब सोनार के नीचे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्क्रीन पर एक मछली देखते हैं तो ये सोनार के ठीक नीचे होती है। स्क्रीन पर जो भी रीडिंग दिखाई देती है वह सोनार के नीचे एक बड़े क्षेत्र से ली गई होती है। और इससे भी खास बात यह है कि सोनार जितना गहरा स्कैन करता है उतने ही विशाल क्षेत्र से डेटा हासिल करता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि सोनार 3D में स्कैन करते हैं। किसी भी सबमरीन के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण ताकत है। जिस पनडुब्बी में जितना ताकतवर सोनार होता है वो समंदर की सुरक्षा करने में उतना ही काबिल होती है। इसी वजह से DRDO ने USH-US सोनार को विकसित किया था, जिसे नौसेना की पनडुब्बियों में लगाया गया था। लेकिन अब इस सोनार का ज्यादा ताकतवर वर्जन तैयार हो चुका है और इसे पहले वर्जन की जगह लगाया जा रहा है। भारत सरकार का मकसद है कि वो अपनी तीनों सेनाओं को ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी ताकत से लैस करेगी, जो हर तरह की चुनौतियों का सामना कर सके। भारत की समुद्री सीमाओं में भी चीन घुसने की कोशिश करता रहता है। उसने समंदर में खुद को बेहद मजबूत बना रखा है। कई बार समंदर में अपना जासूसी जहाज भेजकर भारत की जासूसी करने की जरूरत करता है। वो खास तौर पर यह जासूसी तब करता है जब भारत किसी मिसाइल का परीक्षण करता है। इसी वजह से भारत समंदर में अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा है और अब अपनी किलो क्लास सबमरीन को USH-US2 सोनार से लैस करने जा रहा है। भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन ताकत में होगा इजाफा। तमाम दूसरों समुद्री हथियारों में भी इसे किया जा रहा लैस। दोस्तों, USH-US का इस्तेमाल दुश्मन की पनडुब्बियों, सतह के जहाजों और टारपीडो का पता लगाने और उन पर नजर रखने के लिए किया जाता है और इसका इस्तेमाल पानी के नीचे की चुनौतियों से बचने के लिए किया जा सकता है। ये सोनार एक्टिव और डीएक्टिव दोनों मोड में काम कर सकता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के बीच हाई प्रोफाइल नौसैनिक अभ्यास मलाबार के तहत एक ऑपरेशन में एक दूसरे की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें तबाह करने के लिए एक आर्टिफिशियल जंग हुई थी। इस मुकाबले में 2 प्रॉलर शामिल थे। INS सिंधुध्वज S-56 एक सोवियत डिजाइन की गई EKM क्लास की पारंपरिक पनडुब्बी और USS सिटी ऑफ कॉपर्स क्रिस्टी SSN 705
और एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बी जो एक लड़ाकू विमान की तरह काम करती है और दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाज़ों को तबाह करती है। दोनों जहाज़ों के चालक दल को खुफिया जानकारी के बेस पर बंगाल की खाड़ी में दूसरे जहाज को खोजने के लिए कहा गया। इसके बाद उन्होंने गोता लगाया। घंटों बाद जब वे अभी भी खोज कर रहे थे, अमेरिकियों को बताया गया कि खेल पहले ही खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्हें उनके भारतीय प्रतिद्वंदियों द्वारा INS सिंधु ध्वज पर सवार होकर फायर किए गए 533 मिलीमीटर टोरपीडो द्वारा टारगेट करके पीछा किया गया और तबाह कर दिया गया। भारतीय पक्ष के लिए सबसे खास बात यह थी कि वो डिवाइस जिसने USS कॉपर्स क्रिस्टी का पता लगाया, वो भारत में निर्मित USHUS सोनार था। सिंधु ध्वज ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी के हाइड्रोफोनिक प्रभाव, मतलब पानी के नीचे की आवाज को रिकॉर्ड किया और इसे लॉक करने से पहले पहचानने में कामयाब रहा। ये एक एक्सरसाइज था, इसलिए इस पर फायरिंग नहीं की गई, लेकिन अगर सीधी जंग में ऐसी कोई चुनौती मिलती है तो उसे भारतीय नौसेना तमाम हथियारों का इस्तेमाल करके तबाह कर सकती है। इसी सोनार का पहले से भी ताकतवर वर्जन USHUS-2 अब किलो क्लास सबमरीन की ताकत बढ़ाने जा रहा है। इसके अलावा भारत समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। प्रोजेक्ट 75I के तहत वो 6AIP तकनीक से लैस नई पनडुब्बियों को बनाने वाला है। इसके लिए विदेशी पार्टनर की तलाश की जा रही है। समंदर में सबसे घातक हथियार होती है पनडुब्बी। इसकी वजह है कि पनडुब्बी को देखा नहीं जा सकता है और ऐसी पनडुब्बियां जो मिसाइल हमला करने में सक्षम होती हैं, वो दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकती हैं। भारत इसी वजह से अपनी नौसेना में पनडुब्बियों की तादाद बढ़ाने में लगा है और इसके लिए खतरनाक ताकत वाली पनडुब्बियां तैयार की जा रही हैं, जिससे जंग के वक्त दुश्मन को घेर कर उसे बर्बाद किया जा सके। वहीं योजना ये है कि इन पनडुब्बियों को इतना ताकतवर बनाया जाए कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें दागने में सक्षम हों। भारत के पास फिलहाल सबसे घातक मिसाइल अग्नि 5 है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। ऐसे में पनडुब्बी के जरिए उसे समंदर के किसी भी कोने से दागकर दुनिया के तमाम शहरों को निशाना बनाया जा सकेगा। इस क्षमता को हासिल करने के बाद जंग की हालत में अगर चीन हद से आगे बढ़ता है तो चीन के किसी भी शहर को बर्बाद करने के लिए पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से भारत परमाणु ताकत से संपन्न पनडुब्बियों को बनाने में लगा है, जिनमें सबसे पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा नौसेना अब 2 परमाणु पनडुब्बी के लिए भी सरकार के आगे प्रपोजल रखने वाली है, जिसकी इस वक्त नौसेना को सख्त जरूरत है। भारत 2021 तक रूसी अकुला क्लास की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब उसकी लीज खत्म हो चुकी है और यूक्रेन युद्ध के कारण इसी सीरीज की एक और पनडुब्बी के पट्टे में देरी हो रही है। इस वजह से भारतीय नौसेना के बेड़े में कोई SSN पनडुब्बी नहीं रह गई है, जिसकी वजह से अब नौसेना ने सरकार से 2 परमाणु पनडुब्बियां बनाने की मंजूरी मांगी है। इस वक्त चीन समंदर में काफी मजबूत है और उसके पनडुब्बी बेड़े में 70 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं, जिनमें 7 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां, 12 परमाणु हमलावर पनडुब्बियां और 50 से ज्यादा डीजल हमलावर पनडुब्बियां हैं। जबकि भारत की ज्यादातर पनडुब्बियों को 1980 के दशक में खरीदा गया था और अब वो काफी पुरानी हो चुकी हैं। इसी वजह से अब भारत अपनी नौसेना में नई पनडुब्बियों को शामिल करना चाहता है। डीजल पनडुब्बियों की क्षमता कम होती है और ये काफी कम गति से चलती है, जबकि परमाणु ताकत से चलने वाली पनडुब्बियों की क्षमता और स्पीड ज्यादा है। डीजल इंजन वाली सबमरीन के घंटों या दिनों की तुलना में परमाणु सबमरीन्स महीनों तक पानी में डूबी रह सकती है। यहाँ तक कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वाली सबमरीन भी कुछ घंटों या दिनों तक पानी में डूबी रह सकती है। वहीं गहरे पानी में जाने के बाद SSN का पता लगाना नामुमकिन हो जाता है। वहीं डीजल पनडुब्बी के मुकाबले इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये दूसरी पनडुब्बियों या युद्धपोतों को पीछे छोड़ देती है। ये हथियार इतना ताकतवर है कि एयरक्राफ्ट कैरियर और दुश्मन परमाणु मिसाइल दागने वाली सबमरीन का शिकार कर सकती है। अगर सरकार इसकी मंजूरी दे देती है तो पहली परमाणु सबमरीन को नौसेना में शामिल करने में 10 से 15 साल लग जाएंगे। तो दोस्तों, समंदर में भारत की रणनीति और USHUS-2 सोनार से पनडुब्बियों को लैस करने को लेकर आपका क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर बताएं।